ये वीडियो देखिए दोस्तों, हमें चाहिए आजादी, पाकिस्तान से आजादी। यहाँ बेरोजगारी की जो शरह है वो बहुत ज्यादा है। नौजवानों में 64% नौजवान है, तो वो जॉबलेस है। चंद लोग, चंद सहूलतकार, अदारों के सहूलतकार, अदारों के पेरोल पे अदारों का असला लिए इंतजामिया और पुलिस की मौजूदगी में, FCPC की मौजूदगी में वो वहाँ पे आए और उन्होंने हमारे पिंडाल के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की। ये आवाज है उस जमीन की जिसे बरसों से हक से महरूम रखा गया, जहां लोग गोलियों से नहीं भूख और जुल्म से मर रहे हैं, जहां सड़कों पर पोस्टर नहीं सिर्फ दर्द और बेबसी की दास्तानें बिखरी हैं। ये वही POK है जिसे कभी पैराडाइज कहा गया, लेकिन हकीकत में वहां के लोग न बिजली के मालिक हैं, न पानी और न ही अपने घरों के। लेकिन अब वहां की जनता उठ खड़ी हुई है अपने अस्तित्व और इज्जत के लिए। उनके नारे साफ हैं, हमें चाहिए आजादी, पाकिस्तान से आजादी, गरीबी से आजादी, सेना से आजादी। हर मोहल्ले में, हर शहर में उनकी आवाज एक ही संदेश दे रही है, जुल्म और अन्याय अब बर्दाश्त नहीं। दोस्तों, जनता का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के 25 सैनिकों को बंधक बना लिया। इन प्रदर्शनों में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हो चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर क्यों POK में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। आज के इस शानदार एपिसोड में बात करेंगे POK की, समझेंगे कि आखिर भारत के इस हिस्से पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा कर लिया, क्या POK कभी आजाद बन पाया और आज क्या वजह है कि POK के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। आखिरकार POK के लोग अपनी ही सरकार को राक्षस क्यों कह रहे हैं। POK की जनता क्यों आरोप लगा रही है कि सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही है, मीडिया को चुप कर रही है और हम पर गोलियां चलवा रही हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। दोस्तों, 1947-48 से पहले POK एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन हां, यह जरूर था कि POK की बातें सियासत की गलियों में होने लगी थी। साल था 1945। भारत में आजादी की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर थी, लेकिन कश्मीर में कहानी कुछ और ही चल रही थी। यहां के राजा थे हरि सिंह और यहां दो बड़ी पार्टियां भी थीं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी शेख अब्दुल्ला की पार्टी, और दूसरी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो ज्यादातर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी। अब समझिए कैसे इन दो पार्टियों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने दक्षिण एशिया में ऐसा नासूर बोया जिसका खामियाजा आज तक लोग भुगत रहे हैं। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त एक बड़ा दस्तावेज जारी किया। इसमें बात की गई थी नया कश्मीर की, जिसमें लोकतंत्र, समानता और आर्थिक सुधारों की बातें थी। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कैसे चुप बैठती। जवाब में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1945 में एक पैम्फलेट जारी किया और इसका नाम था आजाद कश्मीर। अब यह पैम्फलेट अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक इशारा था। असल में इसका मतलब था कि हम कश्मीर के मुसलमान अब अपनी अलग राह चाहते हैं, और यह भी कहा गया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही कश्मीर के मुसलमानों की असली आवाज है। लेकिन यह पैम्फलेट सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, यह एक दिशा बदलने की शुरुआत। अब आखिर क्या होने वाला था। POK क्या है, यह समझने से पहले हमें 1946 के भारत की तस्वीर को समझना होगा। 1946 का साल था। ब्रिटिश हुकूमत यह जान चुकी थी कि अब हिंदुस्तान पर राज ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। देश में आजादी की आंधी चल रही थी, लेकिन साथ ही हिंदू मुस्लिम राजनीति का तूफान उठ चुका था। हर पार्टी अपनी अपनी मांग लेकर खड़ी थी। कांग्रेस चाहती थी एक मजबूत एकजुट भारत, जबकि मुस्लिम लीग कह रही थी हमें चाहिए अलग मुल्क पाकिस्तान। ब्रिटिश भी जानते थे कि हिंदू मुस्लिम मतभेद अब बहुत गहरे हो चुके हैं, लेकिन वो चाहते थे कि किसी तरह दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी एक समझौते पर राजी हो जाएं। इन्हीं गर्म हालातों में लंदन से 3 अंग्रेज नेता भारत आए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। तारीख थी 24 मार्च। इन तीनों को साथ भेजा गया था एक मिशन के तहत, जिसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। इस मिशन का मकसद था ऐसा रास्ता निकालना जिससे भारत को आजादी भी मिले और देश 2 हिस्सों में न बटे। मिशन ने एक फॉर्मूला दिया, कहा कि भारत एक रहेगा, लेकिन इसके अंदर 3 बड़े ग्रुप बनाए जाएंगे। ग्रुप A में होंगे हिंदू बहुल प्रांत, ग्रुप B में होंगे मुस्लिम बहुल पश्चिमी प्रांत, और ग्रुप C बनेगा बंगाल और असम वाले इलाकों को लेकर। यानी बिना पाकिस्तान का नाम लिए पाकिस्तान जैसा ढांचा बनाना शुरू हो गया था। इसे कहा गया समूहीकरण यानी ग्रुपिंग सिस्टम। हालांकि मिशन ने कहा कि हर ग्रुप को थोड़ा थोड़ा अपना अधिकार मिलेगा,
लेकिन रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे बड़े मामले केंद्र के हाथ में रहेंगे। इसलिए शुरुआत में जिन्ना ने इस मिशन को मान लिया, क्योंकि उन्हें लगा ये उनके अलग क्षत्रिय स्वशासन के सपने की पहली सीढ़ी है और आगे चलकर पाकिस्तान का रास्ता खुल सकता है। इसलिए 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को माना और कुछ दिन बाद 24 जून को कांग्रेस ने भी मिशन के फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर नेहरू जी के एक बयान ने सब कुछ बदल दिया। 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम फॉर्मूले के सिर्फ उस हिस्से को मानेंगे जिसमें केंद्र को पूरी ताकत मिले और यह ग्रुपिंग सिस्टम बाद में प्रांत चाहे तो छोड़ सकते हैं। यानी कांग्रेस ने साफ कर दिया कि समूहीकरण वैकल्पिक है। अब जिन्ना को लगा कि कांग्रेस चाल चल रही है, क्योंकि अगर ग्रुपिंग वैकल्पिक हुई तो मुस्लिम प्रांत एकजुट नहीं रह पाएंगे और पाकिस्तान का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर रियासत की राजनीति पर। तारीख थी 26 जुलाई 1946, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक नया प्रस्ताव पारित किया। नाम था आजाद कश्मीर प्रस्ताव। इसमें मांग की गई कि महाराजा हरि सिंह एक ऐसी संविधान सभा बनाएं जो जनता के वोट से चुनी जाए। उस वक्त तक कश्मीर की सत्ता पूरी तरह महाराजा के हाथों में थी, इसलिए यह मांग जनता के हक की आवाज थी। इतिहासकार चित्रलेखा जुच्ची कहती हैं कि उस समय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का असली लक्ष्य पाकिस्तान से जुड़ना था ही नहीं। उनका कहना था कि पार्टी चाहती थी कि कश्मीर में एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक सरकार बने जो महाराजा के अधीन तो हो, लेकिन भारत या पाकिस्तान किसी से जुड़ी ना हो। यानी एक स्वतंत्र कश्मीर का आइडिया धीरे धीरे आकार ले रहा था। फिर आई तारीख 29 जुलाई। इसी दिन मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को ठुकरा दिया। जिन्ना ने साफ कहा, अब कोई मतलब नहीं, कांग्रेस हमें फिर से बहुमत के नीचे दबाना चाहती है। इसी राजनीतिक तूफान के बीच सबसे अहम सवाल उभरा कि आखिर महाराजा हरि सिंह के मन में क्या चल रहा था। हरि सिंह 1925 में इस रियासत के राजा बने थे और जाहिर है कि राजा हिंदू थे और सही मायनों में महाराजा थे। ये अपना अधिकांश वक्त बंबई के रेसकोर्स और अपनी रियासत के घने जंगलों में शिकार खेलकर बिताते थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि महाराजा कभी भी ऐसे लोगों से नहीं मिलते थे जो समस्याएं पैदा करते हों। ये तो थे राजा साहब। दोस्तों, यहां एक बात जानना जरूरी है कि मुस्लिम लीग के कैबिनेट मिशन प्लान को ठुकरा देने के बाद मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी और यहीं से देश में हिंसा और तनाव का दौर शुरू हुआ था। अब साल था 1947। अंग्रेज थक चुके थे और भारत उबल रहा था। हर तरफ दंगे, खून और सियासत का जहर फैल रहा था। तभी आया लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, ब्रिटेन का आखिरी वायसराय। इसे एक ही मिशन मिला था, भारत को आजाद करो लेकिन जल्दी करो। माउंटबेटन ने आते ही देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब एक मेज पर साथ नहीं बैठ सकते। कांग्रेस अखंड भारत की बात कर रही थी, जबकि जिन्ना पाकिस्तान के बिना मानने को तैयार नहीं थे। माउंटबेटन ने सोचा, अगर साथ नहीं रह सकते तो अलग कर दो, और 3 जून 1947 को पेश की अपनी मशहूर योजना माउंटबेटन प्लान। इसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश राज 15 अगस्त 1947 को हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके तहत तय हुआ कि ब्रिटिश भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। पंजाब, बंगाल और असम जैसे प्रांतों को छूट होगी कि वो किसके साथ जाएं। रियासतों को भी कहा गया कि वे अपनी मर्जी से किसी एक के साथ जा सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। दोस्तों, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल खान का एक ही मकसद रहता है, वैसे ही महाराजा हरि सिंह का एक ही मकसद था, एक ही ख्वाहिश थी, और ये ख्वाहिश थी कश्मीर न भारत में मिले न पाकिस्तान में, बल्कि एक आजाद और निष्पक्ष राष्ट्र बन जाए। वो कश्मीर को पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, एक ऐसा मुल्क जो न झुके न बिके। भारत की ब्रिटिश जनगणना 1941 में कश्मीर में 77% मुस्लिम बहुल आबादी, 20% हिंदू आबादी और शेष 3% में बौद्धों और सिखों की विरल आबादी को दर्ज करती थी। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमान थी। महाराजा को डर था कि अगर उन्होंने भारत में विलय किया तो कश्मीर के मुसलमान भड़क सकते हैं, जो कि बहुसंख्यक तबका भी था, और वैसे भी हरि सिंह को कांग्रेस से नफरत थी, इसलिए भारत में विलय का तो सवाल ही नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में शामिल होते तो उनका हिंदू राजवंश इतिहास बन जाता, इसलिए उन्होंने सोचा आजादी ही सबसे बेहतर रास्ता है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी यही चाहती थी। मगर हरि सिंह नहीं जानते थे कि यह न झुकने की ख्वाहिश ही जल्द ही कश्मीर की सबसे बड़ी त्रासदी में बदलने वाली थी। दोस्तों, अब हमारी कहानी वापस पहुंचती है जम्मू कश्मीर की सियासत। आजादी का दिन नजदीक था, लेकिन करीब 1 महीने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता सरदार इब्राहिम खान के घर एक अहम बैठक हुई। तारीख थी 19 जुलाई 1947। यहां वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया कि अब कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। यानी जो लोग पहले महाराजा के अधीन आजाद कश्मीर की बात कर रहे थे, अब खुलकर पाकिस्तान के साथ विलय की मांग करने लगे। इस फैसले के बाद सरदार इब्राहिम पाकिस्तान चले गए। अब ये आदमी क्या क्या करेगा, ये आपको आगे पता चलेगा। बहरहाल 15 अगस्त 1947 का वक्त आ गया, लेकिन कश्मीर का झंडा न केसरिया हुआ न हरा, वो अब भी तटस्थ खड़ा था। महाराजा ने भारत और पाकिस्तान दोनों से कहा, हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करते हैं, यानी ना आप टेंशन लो ना हम देंगे, बस बॉर्डर खुला रहे, सामान और लोग आते जाते रहें। भारत ने कहा ठीक है, सोचकर बताएंगे। पाकिस्तान ने भी दिखावे में समझौता तो कर लिया, पर पीठ पीछे चालें चलनी शुरू कर दी। दरअसल पाकिस्तान को लगता था कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं तो हक भी हमारा ज्यादा बनता है। उन्होंने कई बार महाराजा को मनाने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि जुलाई 1947 में जिन्ना चिट्ठियां लिखकर मनाने की कोशिश किया करते थे, और जिन्ना ने चिट्ठियां लिखी, मीठी बातों के पुल बांधे, वादे किए, पर हर बार ना मिली। यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और पाकिस्तान की चालें शुरू हुई और शुरू हुआ प्लान बी। तारीख 12 सितंबर 1947, जगह गवर्नर हाउस कराची। यहां एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। खुद पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें कर्नल अकबर खान पाकिस्तान आर्मी के, नवाब इफ्तिकार हुसैन खान ऑफ ममडोट, खान अब्दुल कयूम खान NWFP के मुख्यमंत्री जैसे हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। यहां बना एक इन्वेजन प्लान, 3 स्टेप का प्लान। पहला स्टेप, पुंछ में सशस्त्र दस्ते, आर्म्ड बैंड्स तैयार करना जो श्रीनगर की ओर बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप, घाटी में अंडरग्राउंड मूवमेंट तैयार करना जो सही वक्त पर बगावत करें। तीसरा स्टेप, कठुआ जम्मू रोड को ब्लॉक करना ताकि भारत से मदद न पहुंच सके। इस पूरी रणनीति के मास्टरमाइंड MZ कियानी थे। ये वही कियानी थे जो एक समय में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। विभाजन के बाद ये पाकिस्तान चले गए और बाद में जम्मू और कश्मीर के महाराजा को उखाड़ फेंकने के पाकिस्तानी प्रयास में इनकी एक बड़ी भूमिका बन गई। ध्यान दीजिए, इस समय तक कबायली फौजों को लाने की योजना नहीं थी, लेकिन सितंबर के आखिर में एक और बैठक में तय हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी में काम कर रहे पुंछ के सिपाही छुट्टी लेकर आजादी की जंग में शामिल हो सकते हैं। और यही फैसला हुआ कि कबायली हमला और अंदरूनी बगावत एक साथ होगी। अब आगे क्या हुआ दोस्तों? अंदरूनी बगावत का एक और कारण था। दरअसल 1947 की गर्मियों में रावलपिंडी और सियालकोट में हिंदुओं सिखों पर हमलों के बाद हजारों शरणार्थी जम्मू पहुंचे थे। उनके साथ आई दर्दनाक कहानियों ने माहौल को जहरीला बना दिया था और जल्द ही मुसलमानों पर जवाबी हिंसा भड़क उठी। इतिहासकार इलियास चट्ठा के अनुसार जम्मू की हिंसा सियालकोट की परछाई थी। सितंबर से शुरू हुई यह हिंसा अक्टूबर तक नरसंहार में बदल गई। हजारों मुसलमान मारे गए, बाकी पाकिस्तान भाग गए, जिनमें से कई पुंछ और मीरपुर पहुंचे, जहां पहले से ही विद्रोह की आग सुलग रही थी। सबसे खास बात कि मुसलमान मानते थे कि इस नरसंहार के पीछे महाराजा हरि सिंह का आदेश है। इन्हीं घटनाओं ने मुसलमानों को बदले के नाम पर हथियार उठाने को उकसाया। उधर पाकिस्तान ने मिड सितंबर तक सियालकोट जम्मू रेल बंद कर दी, जिससे राशन और पेट्रोल की सप्लाई रुक गई। कश्मीर भूख, गुस्से और डर के बीच फंस गया। इसी दौरान मुस्लिम लीग के एजेंट्स ने पुंछ के मुसलमानों को भड़काना शुरू किया। बताया गया कि उनकी गरीबी की वजह यही रियासत है। पुंछ पहले से असंतोष का गढ़ था, जहां मवेशियों और जंगलों पर टैक्स गरीब मुस्लिम चरवाहों की कमर तोड़ चुका था और अब बस चिंगारी बाकी थी जो जल्द ही भड़क उठी। जैसे ही महाराजा हरि सिंह को पाकिस्तान की चालों का अंदाजा हुआ, उन्होंने देर नहीं की। अपने प्रधानमंत्री रामचंद्र काक को तुरंत हटा दिया और उनकी जगह जस्टिस मेहरचंद महाजन को प्रधानमंत्री बना दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने आने वाले दिनों का रास्ता तय कर दिया। कुछ ही दिनों बाद 19 सितंबर 1947 को महाजन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की हवा में उस वक्त बेचैनी थी, क्योंकि कश्मीर की दिशा तय होने वाली थी। उन्होंने 2 सबसे बड़े नेताओं यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। महाजन कोई औपचारिक बात करने नहीं आए थे। उनका संदेश साफ था, हमें मदद चाहिए और महाराजा अब भारत से जुड़ने को तैयार हैं। लेकिन यह खबर पाकिस्तान तक पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। वो समझ चुका था कि अगर कश्मीर ने भारत का हाथ थाम लिया तो उसका कश्मीर कार्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और तभी उसने अपने प्लान बी पर काम जल्दी से करना शुरू किया। पाकिस्तान अपनी चाल बुन रहा था और घाटी का माहौल हर दिन ज्यादा अस्थिर हो रहा था। फिर 27 सितंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को एक लंबा खत लिखा। खत में वो चिंता झलक रही थी जो आने वाले तूफान की आहट दे रही थी। लिखा था, कश्मीर की हालत बिगड़ रही है और पाकिस्तान
बड़ी तादाद में लड़ाके भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो महाराजा ये सब संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की आशंका अब हकीकत बन चुकी थी। पाकिस्तान अपने प्लान बी को तेजी से अंजाम दे रहा था। सीमाओं पर हथियारबंद कबीलों की हलचल बढ़ रही थी, घाटी के भीतर अफवाहें घूम रही थीं और जम्मू पहले ही हिंसा की आग में झुलस चुका था। कश्मीर अब बारूद की ढेर पर बैठा था, बस एक चिंगारी बाकी थी जो जल्द ही सब कुछ जला देने वाली थी। लेकिन अभी भी महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन नहीं किए थे। अब क्या हुआ आगे? 21 अक्टूबर 1947 इतिहास का वो दिन जब पाकिस्तान की सरहद से हजारों पश्तून कबीलों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। कोई तलवार लेकर आया, कोई बंदूक तो कोई बस लाठी से लैस था। सबका एक ही नारा था, कश्मीर को आजाद करो। 22 अक्टूबर तक सरदार इब्राहिम की अगुवाई में इन कबीलों ने जम्मू के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2 दिन बाद पलांद्री में एक आजाद कश्मीर सरकार बना दी गई। इसके बाद कबीलाई हमलावर मुजफ्फराबाद और उरी तक फैल गए। रास्ते में लाशें बेचती चली गईं और महिलाओं को कैद कर लिया गया। अब उनका निशाना था श्रीनगर, मगर रास्ते में था बारामूला। जैसे ही हमला बढ़ा, महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली को संदेश भेजा, बचाओ। तुरंत नेहरू, पटेल, माउंटबेटन और वीपी मेनन की मीटिंग हुई। माउंटबेटन ने कहा, नहीं, पहले विलय पत्र पर साइन करो, फिर मदद भेजेंगे। 26 अक्टूबर को जम्मू में हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना का पहला विमान श्रीनगर में उतरा। कुछ ही हफ्तों में बारामूला आजाद हुआ, लेकिन सर्दियों ने जंग रोक दी। और फिर आया 1 जनवरी 1948, जब भारत ने कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया। एक ऐसा फैसला जिसे आज तक कई इतिहासकार कहते हैं भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल। 1 जनवरी 1948 यही वो दिन था जब भारत ने पहली बार कश्मीर का मुद्दा दुनिया के सामने उठाया। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर भारत सरकार ने मामला संयुक्त राष्ट्र में रखा। कश्मीर भारत में शामिल हो चुका था, लेकिन उत्तर के हिस्से पर पाकिस्तान समर्थित कबीलों ने कब्जा कर लिया था। भारत चाहता था कि यूएन दखल देकर यह कब्जा छुड़वाए। फिर जनवरी-फरवरी में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कई बैठकें हुई, जहां पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया कि भारत अपनी फौजें कश्मीर से हटाए, एक निष्पक्ष अंतरिम सरकार बनाई जाए और फिर जनमत संग्रह हो। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने और मई में बर्फ पिघलते ही लड़ाई दोबारा छिड़ गई। भारतीय सेना ने उरी से टिथवाल तक का इलाका वापस लिया, लेकिन मुजफ्फराबाद दिशा में भारी प्रतिरोध मिला। पाकिस्तान समर्थित आजाद कश्मीर फौज ने कारगिल द्रास पर कब्जा किया और लेह पर खतरा मंडराने लगा। भारतीय वायुसेना ने लेह और पुंछ तक सप्लाई पहुंचाकर हालात संभाले। नवंबर 1948 तक द्रास, कारगिल और पुंछ फिर से आजाद कर लिए गए, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था वही आगे चलकर पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाया। 1949 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध थमा और युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत हुए तो कश्मीर की जमीन 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा भारत के पास था और दूसरा पाकिस्तान के कब्जे में। अब सवाल था कि इस कब्जे वाले इलाके का क्या किया जाए। पाकिस्तान सरकार ने इस पर तुरंत कदम उठाया। उसने अपने नियंत्रण वाले उत्तरी और पश्चिमी कश्मीर को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि प्रशासन भी आसान हो और राजनीतिक पकड़ भी मजबूत बने। पहला हिस्सा बना आजाद जम्मू और कश्मीर एजेके। ये वो इलाका था जो दक्षिण की ओर फैला था, लगभग 400 किलोमीटर लंबा, लेकिन चौड़ाई में सिर्फ 15 से 65 किलोमीटर तक, एक लंबी पट्टी जैसा इलाका जिसे पाकिस्तान ने आजाद नाम तो दिया पर असल में उसका पूरा नियंत्रण अपने पास रखा। दूसरा हिस्सा था गिलगित बाल्टिस्तान, जिसे उस समय फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरिया फना कहा गया। ये एजेके के ठीक उत्तर में फैला है और इसका आकार कहीं ज्यादा बड़ा है। करीब 72,500 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये कश्मीर के पहाड़ों और ग्लेशियर्स में फैला एक विशाल क्षेत्र है। यही दोनों हिस्से मिलकर उस कश्मीर का वो हिस्सा बने जिसे आज पाकिस्तान अपने प्रशासन के तहत बताता है, लेकिन है भारत का हिस्सा। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो आजाद जम्मू और कश्मीर में जनता को कुछ हद तक अपनी सरकार चलाने की आजादी है। यहां राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री रोजमर्रा के प्रशासन का कामकाज संभालता है। जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है जो विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं और बजट तय करते हैं। लेकिन बड़े मामलों जैसे रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा पर पाकिस्तान की केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय प्रशासन बहुत सीमित है।
यहां का गवर्नर सीधे पाकिस्तान की सरकार द्वारा नियुक्त होता है और विधानसभा की शक्तियां एजेके की तुलना में कम होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो एजेके में लोगों को अपनी सरकार चलाने की कुछ आजादी मिली है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण कठोर है। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने 1963 में ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, जिसमें शक्सगाम घाटी शामिल है, चीन को दे दिया। दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच 1960 के दशक में सीमा विवाद था, जिसमें पाकिस्तान ने अपने मानचित्रों में कुछ क्षेत्रों को चीन का हिस्सा दिखाया था। 1962 में पाकिस्तान ने चीन को एक औपचारिक नोट भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद पाकिस्तान ने चीन को संयुक्त राष्ट्र में सीट देने का समर्थन किया, जिसके बाद चीन ने विवादित मानचित्रों को वापस लिया और सीमा वार्ता में शामिल होने की सहमति दी। और नतीजा ये हुआ कि आज ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट चीन के कंट्रोल में है और यहां चीन कई परियोजनाएं भी चला रहा है। लेकिन आखिर पीओके क्यों जल रहा है? दोस्तों, पीओके में हालात अब बहुत खतरनाक हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी अब सिर्फ नारे लगाकर नहीं बल्कि सड़कें और पुल बंद कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। प्रदर्शनकारी पुलों पर रखे कंटेनर सीधे नदी में फेंक रहे हैं। दिन हो या रात, विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। शौकत नवाज मीर ने साफ शब्दों में कहा कि यह सरकार अब राक्षस बन चुकी है, अपने ही लोगों को मार रही है, मीडिया को चुप कर रही है और हम पर गोलियां चलवा रही है। हमारी आवाज दबाकर आप कैसे खड़े रह सकते हैं? हजारों लोग कोटली, रावलकोट और मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में सड़कों पर हैं और नारे लगा रहे हैं, हमें चाहिए आजादी, पाकिस्तान से आजादी। लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी सेना वापस जाओ। इधर सरकार ने विरोध को दबाने के लिए भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा इतना भयानक है कि प्रदर्शनकारियों ने 25 सैनिकों को ही बंधक बना लिया। ये जवान अब मानव ढाल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि कई दर्जन लोग मारे जा चुके, सैकड़ों घायल हुए, पूरा इलाका हिंसा और भय के साये में डूबा हुआ है। और जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, स्थिति और भी असामान्य और विस्फोटक होती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए, पीओके क्षेत्र संसाधनों से भरपूर है। बावजूद इसके यहां के लोग महंगी बिजली दरों और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। लोगों को अपने रोजमर्रा के खर्चे उठाने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोग कहते हैं, मंगला प्रोजेक्ट से इतनी बिजली पैदा होती है तो फिर हमें इतनी महंगी बिजली क्यों मिल रही है? लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ा, ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रहा। लोगों ने देखा कि सरकारी अधिकारी अपने लिए विशेषाधिकार ले रहे हैं, जैसे वाहन, ईंधन, सुरक्षा गार्ड, जबकि आम लोग रोजगार और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। 2023 से विरोध शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरे इलाके में फैल गया। मई 2024 में भी लोग मुजफ्फराबाद की ओर लंबा मार्च निकालते हुए देखे गए, लेकिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और कम से कम 5 लोग मारे गए। इसके बाद सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा कर दी। गेहूं और बिजली पर सब्सिडी मिली और सरकारी विशेषाधिकारों की समीक्षा के लिए आयोग बनाने की बात भी की गई। प्रदर्शनकारी थोड़े समय के लिए शांत हुए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वादे नहीं पूरे हुए तो विरोध फिर शुरू होगा। लेकिन वादे पूरे नहीं होने थे, सो नहीं हुए और 29 सितंबर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस बार JAAC यानी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी संगठन ने 38 मांगों की लंबी सूची बनाई है। सबसे बड़ा मुद्दा है विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों को हटाना। दरअसल ये सीटें भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों या प्रवासियों के लिए आरक्षित हैं। ये लोग 1947, 1965, 1971 युद्ध या बाद के संघर्षों की वजह से भारत से पीओके चले गए। लोगों का कहना है कि आरक्षित सीटों के कारण स्थानीय आबादी का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि रिजर्व सीटें होने से कुछ ही परिवारों को फायदा मिल रहा है और इन्हें सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि पिछले मामलों को बंद किया जाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रॉयल्टी दी जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया जाए। दोस्तों, स्थिति अभी भी नाजुक है और आगे की कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि क्या सरकार वादों को निभाती है और लोग भरोसा कायम रख पाते हैं। दोस्तों, यहां एक और अहम सवाल है। हमने इस एपिसोड में जाना कि एक समय था जब जम्मू कश्मीर रियासत के मुसलमानों को राजा के खिलाफ भड़काया गया था, क्योंकि कथित तौर पर राजा टैक्स ज्यादा लगा रहे थे। लोग परेशान हो रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन से विद्रोह कर दिया। अब वही इलाका है, वही लोग हैं, वही समस्या है। क्या अब यह सही समय है कि पीओके की जनता को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय बताइए। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।